राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई महीने पहले ही ये बता दिया था कि राजस्थान में विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और टिकट वितरण में मुख्यमंत्री की लापरवाही की वजह से राजस्थान में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लोकेश इस वक्त मेरे साथ है। लोकेश, आप पर आरोप लग रहा है कि आप अपनी खींच निकाल रहे हैं क्योंकि आपको पहले बीकानेर से टिकट चाहिए था, फिर आप भीलवाड़ा गए और जब आपको नहीं मिला तो आप ये तमाम बातें कह रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है ये आरोप कि किसी तरह की कोई खींच है या मेरी कोई नाराजगी है। ये तो सामान्य प्रक्रियाएं हैं। जो भी राजनीति करता है व्यक्ति सक्रिय रूप से, वो अपनी पार्टी से टिकट मांगता है क्योंकि उसकी मंशा होती है कि उसे अवसर मिले विधानसभा में जाने का, उसे चुनाव लड़ने का अवसर मिले। तो हर व्यक्ति, आप देखिए कितने लोग टिकट की दावेदारी करते हैं, तो सभी को तो टिकट नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं उसमें से नाराज होकर पार्टी बदल लेते हैं या कुछ इंडिपेंडेंट लड़ लेते हैं। लेकिन ना मेरी ऐसी कोई मंशा थी, ना जीवन में कभी ऐसी कोई मंशा रहेगी। और टिकट का इस सारे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उन स्थितियों का जिक्र किया, उन परिस्थितियों का वर्णन किया जिनकी वजह से हम अपनी प्रदेश में सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। क्योंकि मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता भी हूँ। मैं आहत हुआ इस बात से कि जिन चीज़ों की जानकारी पहले दी जा चुकी थी, अगर उन पे सुधारात्मक कदम उठाए जाते या जो फीडबैक्स हमने दिए थे उनके अनुरूप काम किया होता, तो आज हम सरकार बनने के बाद मनीष जी आपसे बात कर रहे होते। तो वो एक पीड़ा थी जिसे मैंने जाहिर किया, उस भावना को शब्दों के माध्यम से सोशल मीडिया पे एक खुले पत्र के रूप में या ट्वीट और पोस्ट के रूप में, कि ये तमाम घटनाएं घटित हुई, ये सारी वजह रही जिससे कि हम वापस अपनी सरकार नहीं बना पाए। मैंने 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को बता दिया था कि प्रदेश में जो माहौल है, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री जी को लेकर प्रदेश का एक भी व्यक्ति आक्रोशित नहीं है, नाराज नहीं है। उनकी बड़ाई होती है हर जगह, उनके काम की, उनकी योजनाओं की, उनकी डिलीवरीज की। लेकिन चुनाव तो विधायक लड़ते हैं, सरकार नंबर से बनती है। आज अगर हमारे पास भी 100 से ज़्यादा नंबर्स होते तो हम भी तो सरकार में होते ना आज। तो वो नंबर कौन लेके आता है? वो नंबर लाने वाले होते हैं वो प्रत्याशी जिन्हें हम टिकट देते हैं। और वो चेहरा जिसे वहाँ की लोकल जनता अगर दोबारा अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहती, इस तरह के फीडबैक हमें मिल चुके हैं, तो हमने फिर वो लापरवाही क्यों की? हमने किस मजबूरी से उनके टिकट्स नहीं काटे? ये सोचने वाली बात है कि अगर 30 से 40 नए लोगों को टिकट दे दिया जाता या उन चेहरों को बदल दिया जाता तो आज परिणाम दूसरे होते हैं ना। पर लोकेश जी, महेश जोशी ये कह रहे हैं आप पार्टी बदलना चाहते हैं। पार्टी मतलब अब आपको डर लग रहा है कि ईडी आपको फंसा सकती है, इसलिए आप माहौल बना रहे हैं ताकि आपको बीजेपी का एक कवच, एक कवर मिल जाए। मुझे ना तो कोई कवर चाहिए ना कवच चाहिए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे किसी बात का डर नहीं है। जो मैंने किया, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी भूमिका निभाई। उस वक्त भी मैंने सच बोला था, आज भी मैं सच बोल रहा हूँ। उस वक्त के सच को भी तो लिया गया था ना, वो भी तो किसी के फायदे के लिए था। सरकार बची, पार्टी भी अपनी मजबूत हुई, पूरा टेन्योर कंप्लीट किया सरकार ने। तो उस सच के साथ तो सब थे। आज भी तो मैं सच बोल रहा हूं। आज मैं उन स्थितियों की बात कर रहा हूं जो स्थितियां बनी, हम इसको रोक सकते थे। एकमात्र प्रदेश था राजस्थान 5 राज्यों में जहां सरकार वापसी की 100% उम्मीद थी, लेकिन हम उसको नहीं कन्वर्ट कर पाए, अपनी जीत में और अपनी रिपीटेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसी सच से उसी सच से जुड़ा एक और मुद्दा आप पर लग रहा है कि आप खुंदक में हैं, क्योंकि जब ईडी ने आपको, या जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जब उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, तो उस पूरे मुकदमे की प्रक्रिया में सरकार, मुख्यमंत्री या किसी भी विभाग से आपको सहयोग नहीं मिला और आप अकेले उस मुकदमे का दर्द झेल रहे। ये बात तो ठीक है कि दर्द तो मैं ही झेल रहा हूँ, उस दंश को मैं ही झेल रहा हूँ। लेकिन वो कोई खुंदक नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मैंने कहा ना कि अब ये तो कानूनी प्रक्रिया है। मुकदमा दर्ज हो गया, मैंने न्यायालय की शरण ली, मैंने एक याचिका दायर की कि जो भी घटनाक्रम था वो राजस्थान से संबंधित था, या तो इस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए या राजस्थान भेज दिया जाए। अब उस पर प्रक्रिया चल रही है, मेरे एडवोकेट्स वहाँ अपनी बहस कर रहे हैं। ये सब कुछ तय माननीय न्यायालय को करना है। अब 8 दिसंबर को फिर उसमें सुनवाई है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उस सारे केस का ये जो घटनाक्रम हुआ है, इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि अगर हम उन
तमाम सुधारों को अपना लेते तो आज हम सरकार बना चुके होते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे आरोप के रूप में या ब्लेम के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, इसे एक सकारात्मक आलोचना के रूप में समझना चाहिए कि जो जो स्थितियाँ थी उन्हीं का तो चित्रण किया है। और फिर एक और बात बताता हूँ मैं कि ये सब कुछ तो मैंने चुनाव हारने के बाद बताया है, जब हम वापस रिपीट नहीं कर पाए। 3 दिसंबर को परिणाम आ गए, हमारी सीटें 69 आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वहाँ राज्यपाल को जाकर गवर्नर हाउस में अपना इस्तीफा दे दिया, उनको सौंप दिया, उसके बाद चूंकि मैं एक जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका था, उसके बाद मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया। लेकिन यहाँ तो चुनाव से पहले एक कथित लाल डायरी के कुछ पन्ने वायरल हुए थे, उन पन्नों में उनके पुत्र तक ने ये बात कही थी, वैभव गहलोत जी ने, कि जब हम सरकार में आ जाते हैं तो पिताजी यानी पापा मुख्यमंत्री जी चापलूसों से घिर जाते हैं, सरकारी अधिकारियों से घिर जाते हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपने से दूर कर देते हैं, तो सरकार इस बार भी नहीं आएगी और उसके जिम्मेदार केवल और केवल पापा होंगे यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। तो मैंने कौन सी नई बात कह दी, मैंने तो बड़े स्पष्ट रूप से वो सारी स्थितियों का वर्णन किया कि ये बात रही। और वही चापलूसों से घिरे रहने की, वही अपने चारों तरफ एक कोकस सी बात मैं भी कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति उन्हें सच बता सकता था या बताना चाहता था, उन सच बोलने वालों में, या कहते हैं ना कि जिनमें साहस होता है आलोचना करने का, शायद मैं उनमें से एक हूँ। मैंने भी सच बोलने का प्रयास किया, सच बताया भी उन्हें। लोग कहते हैं कि आपने उन्हें क्यों नहीं बताया, मैं सारी बातें उन्हें बता चुका हूँ, 6 महीने पहले बता चुका हूँ। उदाहरण के तौर पे कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जी के लिए मैं उन्हें 6 महीने पहले कह दिया था कि ये 20,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हारेंगे और वही हुआ। तो इसी तरीके से तमाम पूरे राजस्थान भर में उसका एक बेस ये था, कोई मुझसे पूछे भाई आपने किस बेस पे उनको फीडबैक दिया, बेस उसका ये था कि मैंने पूरे प्रदेश भर में लगभग 127 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए युवा संवाद प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, हजारों यंगस्टर्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, वहाँ की जो लोकल फीडबैक थी, लोकल जनभावना थी, लोकल जो सेंटिमेंट्स थे, उनको कलेक्ट करके जो एक रिपोर्ट तैयार की, जो फीडबैक बनाया, उसके तहत जाके मैंने उन्हें बताया कि ग्राउंड पे जो लोगों की भावना है वो कई विधानसभा क्षेत्रों में तो उन्हें घुसने तक नहीं देंगे। और वही हुआ। आपने चुनावी कैंपेन के दौरान कई जगह ऐसा देखा होगा कि उस प्रत्याशी के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगे जो वो सोच भी नहीं सकते हैं, उन्हें उस विधानसभा क्षेत्र में घुसने भी नहीं दिया गया। तो वो एंटी इनकम्बेंसी तो थी, वो उनके खिलाफ आक्रोश ही तो था, जिसे मुख्यमंत्री जी ने लास्ट तक स्वीकार नहीं किया। वो ये कहते रहे कि भाई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो ये तो हम भी मानते हैं, ये बात हमने कभी कही नहीं कि मुख्यमंत्री जी आपके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे, मुख्यमंत्री जी के नाम पे या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। अगर एंटी इनकम्बेंसी और आक्रोश था तो वो उस स्थानीय विधायक के खिलाफ था जो वहाँ कई टाइम से, बहुत लंबे समय से जमा हुआ है, या लोग चाहते हैं कि अब ये चेहरा बदलना चाहिए। अगर उन चेहरों में बदलाव हो जाता तो निश्चित तौर पर आज हम जीतने के बाद बात कर रहे होते। लोकेश जी, राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना दर्ज हो चुकी और आप उस घटना के चश्मदीद रहे हैं, वो है सरकार को गिराने की कोशिश। 25 सितंबर की बात सब करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ हुआ क्या था, सरकार गिराने की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया? देखिए, सरकार गिराने जैसी बात तो बहुत बाद में समझ में आई, जब वो एक मीडिया में खबर छपी कि सरकार अल्पमत में आ गई है। जब विधायक मानेसर चले गए थे सचिन पायलट जी के साथ, उसके बाद कोई खबर छपी थी कि विधायक उनके साथ हैं और सरकार अल्पमत में आ गई है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ की आशंका पहले हो जाती है, तो मुख्यमंत्री जी को ये आभास हो गया था कि शायद ऐसी कोई घटना होने वाली है। जबकि सचिन पायलट जी का ये कहना था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम सब अपनी बात कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो उनका एक दावा था, उनका जो कहना था। लेकिन इस तरह का आभास मुख्यमंत्री जी को हो गया था और पहले ही सभी चीज़ों को, उनके साथ वाले विधायकों को, उनके समर्थक विधायकों को, और उनको मॉनिटर किया जाने लगा, सभी को सर्विलांस पे लिया गया। ये सब तो तब हुआ जब ये लोग मानेसर पहुंच चुके थे। मानेसर तक तो आपको भनक ही नहीं थी। नहीं, उससे पहले अंदेशा हो गया था कि ऐसी घटना हो सकती है, तभी तो उन सबको ट्रैक किया गया। ट्रैक मतलब मॉनिटर किया गया कि ये कहाँ जा सकते हैं, किनसे बातें होती हैं। मोबाइल सर्विलांस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, अब कौन किस रूप में कर रहा है, कहाँ जा रहा है। सचिन पायलट भी
तमाम लोग जो जो भी समर्थक हो सकते हैं, खुद वो भी हो सकते हैं, सर्विलांस, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, ये सारे एक पार्ट होते हैं। अगर ये आभास हो कोई सरकार गिराई जा सकती है या गिर सकती है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है ना, कि सरकार के मुखिया अपनी सरकार को बचाने के लिए सारे कदम उठाएंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जाए। अगर आभास भी होगा तो भी ये प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, और उसी के तहत ये सारे काम किए गए थे। आपकी जिम्मेदारी क्या थी उस वक्त? देखिए, मेरी जिम्मेदारी तो सब चीज़ों पे नज़र रखने की, देखने की वही थी, और उसी को मैं देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था। मेरी जिम्मेदारी तब ज़्यादा बढ़ी जब सारे के सारे लोग हम बाड़ाबंदी में गए, यानी होटल्स में गए, पहले या फेयरमाउंट में गए, तो वहाँ पे कितने विधायक हमारे साथ हैं, अंदर का क्या माहौल उसमें है। उसमें लोकेश जी, मैं आपको एक बीच रोकना चाहूंगा। जब मानेसर में थे तो संख्या बताई गई 18। 3 विधायक ऐसे थे जो रास्ते से लौट आए, वो कौन कौन थे? देखिए, जो तो मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि हम तो इन विधायकों को वापस लेके आने में सफल हो पाए, वो तो आपको भी पता है कि रात को 2:30 बजे मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी अविनाश। पांडे जी हमारे यहाँ प्रभारी थे, दानिश अब्रार जी थे, रोहित बोरा जी थे, चेतन डोडी जी थे। इन तीनों को लेके ही हमने रात को 2-2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको वापस बुलाने में भूमिका किसकी थी? वो तो सरकार के लोगों की, पॉलिटिकल लोगों की, जो ये पता लग गया था, और ये खुद भी फिर किसी न किसी तरीके से सहमत थे कि अब मुख्यमंत्री जी के साथ ही जाना है। तो वो सारा घटनाक्रम हुआ था, वो आ गए हमारे पास में, और उसके बाद हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को बताया कि हमारे साथ हैं। जी। लोकेश जी, ये जो टेपिंग थी जिसका दंश आप भी झेल रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आपने उसको आगे फैलाया, तो आप पर आरोप यह है कि आपने उसको फैला दिया। यही यही आरोप है? अगर नहीं, गलत? आरोप ये भी है कि मैंने टेप किया। आपने किया। एफआईआर में ये मेंशन है कि मैंने उसे टेप किया और फिर इलीगल तरीके से उसे सर्कुलेट कर दिया। तो टेप आपने कैसे किया? आप उस बातचीत का हिस्सा थे? नहीं, मैं तो इसी बात को तो खारिज करता आया हूँ कि ना तो मैंने वो फ़ोन टेप किया, ना मैं अथॉरिटी हूँ इस तरह के किसी भी काम को करने के लिए। देखिए, फ़ोन टेपिंग, या कहते हैं ना कि किसी नंबर को सर्विलांस पे लेना, ये सरकार के एक होम डिपार्टमेंट का काम है, जो कि अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए किसी के डायरेक्शंस पे इन सब चीज़ों को करते होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन भी टैपिंग पे था? नहीं, उनका नाम या उनका नंबर तो मुझे नहीं लगता किसी ने कोई सर्विलांस पे रखा होगा, लेकिन कहा यह जाता है तथाकथित रूप से कि वो जो ऑडियो क्लिप्स थे उनमें उनकी बातचीत थी, उनकी आवाज़ थी। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये गजेंद्र सिंह जी की आवाज़ है। मैंने तो सिर्फ उन ऑडियो क्लिप्स को ही तो वायरल किया था। ये काम जांच एजेंसीज का था कि आवाज़ें किन किन की है, कौन लोग बात कर रहे हैं। बाद में ही बताया गया ना कि इसमें भंवरलाल शर्मा जी, विश्वेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, इन और 2-3 जो भी नाम लिए गए, वो एक जैन थे, संजय जैन, कि इन सब लोगों की आवाज़ें हैं, और ये सब लोग मिलजुल के सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई पैसों के लेन देन का खेल है, कहीं पे विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो रही है। तो वो सारी चीज़ें उस वार्तालाप में थी किसी न किसी रूप में। तो अब अभी जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा सर्विलांस भी एक हिस्सा होता है निगरानी का, तो तय है कि भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह चूंकि उस बगावत के एक अहम हिस्से थे और उनके टेलीफोन टैप हो रखे थे, टेप हो रहे थे, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत किसी से बात कर रहे हैं तो खुद ब खुद उसकी रिकॉर्डिंग में आ गई होगा। कि मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा कि सर्विलांस तो इसीलिए की गई थी कि सरकार गिरने की कोई आशंका थी, तो सब लोग मॉनिटरिंग पे थे। अब कौन किस नंबर से कैसे बात कर रहा है, उसका जो भी रिकॉर्डिंग हुई है, या उसको कहते हैं ना इंटरसेप्ट जो किया गया है, वो किस रूल्स रेगुलेशंस के तहत किया गया है, वो तो सरकार ही बता पाएगी ना। कौन कौन लोग जिम्मेदार थे उस इंटरसेप्शन के लिए, वो लीगल था या इलीगल था, इसके बारे में भी सरकार जानकारी देगी। मेरे पास ऑडियो क्लिप्स आए सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे पास आए, तो मैंने उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए प्रदेश हित में और सरकार हित में आम जनता तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाया। और जैसे ही वो वायरल हुई तो पूरा घटनाक्रम सबको पता है कि अगले दिन किस किस तरीके से एसीबी में केस दर्ज हुए और जो दबिशें दी गई, उसके बाद सरकार बच गई पूरी तरह से।
और पूरा 5 वर्ष सरकार ने अपना कार्यकाल किया। पर लोकेश जी, इससे तो सबसे बड़ा जो सवालिया निशान लग रहा है, चूंकि सरकारी मशीनरी में वो फोन सर्विलांस पर थे, इंटरसेप्शन पर थे, और उन्हीं का क्लिपिंग बना करके अगर आपने सर्कुलेट की है तो ये इसीलिए तो मुद्दा उठ रहा है। देखो, मुझे जहाँ तक ध्यान है, ये जो अभी केस चल रहा है, इसमें शायद स्टेट की तरफ से ये स्वीकार भी किया जा चुका है कि कुछ नंबर सर्विलांस पे थे और लीगली उसको इंटरसेप्ट किया गया। अब ये तो स्टेट ही बताएगा, सरकार ही बताएगी कि वो नंबर किसके थे, क्या उनमें कोई नंबर गजेंद्र सिंह जी का था या नहीं था, किस नंबर को उन्होंने इंटरसेप्ट किया, किस नंबर को उन्होंने रिकॉर्ड किया। लेकिन मुझ तक जो चीज़ें पहुंची, वार्तालाप की जो ऑडियो क्लिप्स पहुंची, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची। मुझे उनको आम जनता तक पहुंचाना था, क्योंकि जो षड्यंत्र उसमें रचा जा रहा था, उस साजिश का पर्दाफाश करना ज़रूरी था कि ये कौन लोग हैं जो चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। वही मैंने काम किया। और उसी के बाद देखो, उसमें भी एक बहुत बड़ा गैप है। वो घटना थी 20 की या 21 की घटना थी। 9 महीने बाद मेरे खिलाफ मार्च में जाके दिल्ली में एफआईआर दर्ज होती है। तो हमारे गजेंद्र सिंह जी को भी अगर ये लग रहा था कि उनकी छवि को ख़राब किया जा रहा है, या कहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो अगले दिन ही मेरे ऊपर दर्ज करवाते, जबकि घटना पूरी राजस्थान में हुई थी। तो 9 महीने बाद कैसे पता लगा कि मेरी छवि ख़राब हो रही है? तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि 9 महीने बाद एक केस को आप जाके दिल्ली में दर्ज कराते हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि इलीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को। इलीगली देखो, आरोप यही है। एफआईआर की मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को, हमारे कौन, ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना, फिर वही कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया। ये लीगल था या लीगल था, ये तो आप बेहतर बता सकते। ये तो स्टेट बताएगा कि वो इंटरसेप्शन लीगल था या इलीगल था। मेरे पास में तो ऑडियो क्लिप्स आए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनको मैंने वायरल किया। इस बात को तो खुद विधानसभा में हमारे शांति धारीवाल जी ने भी कहा कि भाई इसने वायरल किया है, इस तक कोई चीज़ पहुंचेगी तो इसने तो भेज दी लोगों के बीच में। तो मेरा, अगर कोई कहे कि मेरा अपराध क्या है या मैंने क्या गलती की है, मेरे पास दिन भर में बहुत से कंटेंट आते हैं। अगर मुझे कुछ लगता है, ये तो सामान्य है ना, आप लोग भी जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या आप चाहते हो कि इसको और लोगों तक भेजा जाना चाहिए, तो कोई उपलब्ध कंटेंट को सर्कुलेट करना या वायरल करना, वो किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये बताइए, सुखदेव सिंह गोगामेडी को थ्रेट मिली, ये भी आप ही के कार्यकाल में इस प्रकार की जानकारी पंजाब पुलिस से मिली थी। आपको इस तरीके की जानकारी है कि होम डिपार्टमेंट में ये बात आई थी या मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए लाइफ थ्रेट है? देखिए, ये मीडिया के माध्यम से ही पता लग रहा है कि पंजाब ने अपनी तरफ से ये जो थ्रेट है उसके बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये तो होम डिपार्टमेंट, हमारे डीजीपी और सरकार के उन तमाम लोगों को पता है जो इन सब चीज़ों में डील करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की चेतावनी पहले मिल चुकी थी तो एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाने चाहिए थे, ताकि ये घटना घटित नहीं होती। लोकेश जी, आपसे जुड़े हुए कुछ दस्तावेज ईडी तक भी पहुंचे हैं, सरकार से जुड़े हुए दस्तावेज भी पहुंचे हैं, वो क्या मामले हैं जो ईडी तक पहुंचने की तैयारी है? मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं है, या तो उसके बारे में ईडी बता पाएगी। जब चीज़ें वो आएंगी तब उसके बारे में बात करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी कहीं कोई दस्तावेज में या किसी और का, मुझे तो बिल्कुल किसी चीज़ में भी इस तरह की एक्टिविटी में कि ईडी के पास में या किसी और के पास में कुछ पहुंचा होगा। अगर कुछ पहुंचा है तो जब भी एजेंसी अपने तरीके से किसी काम को करती है, उसी तरीके से करेगी। और दूसरा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपकी अशोक गहलोत जी से कोई मुलाकात हुई या उनकी तरफ से आपको कुछ कहा गया कि आप ये तमाम बातें जो हैं अब कह रहे हैं और 5 साल तक आप भी सत्ता के साथ थे? नहीं, मेरी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो आप कह रहे हैं इस तरह के आरोप और बाकी दूसरे लोग लगा रहे हैं, तो उसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि मैं एक जिम्मेदारी के साथ बंधा हुआ था। मुख्यमंत्री जी का ओएसडी था, तो मेरी जिम्मेदारी थी उन तक अपनी बात को पहुंचाना। वो मैं बखूबी करता रहा। लेकिन चूंकि 3 दिसंबर के परिणामों के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ही तो मैंने अपनी ये भावना व्यक्त की, क्योंकि मैं उस जिम्मेदारी से मुक्त हो गया ना। तो जहाँ तक ये कहा जाना कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, देखिए 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं। कई बार होता ये है कि अगर मैं इन सब चीज़ों को चुनावों से 15 दिन पहले, मान लीजिए आप कहो कि 1 महीने पहले, 15 दिन पहले आप बता देते,
तो ज़्यादा उचित रहता। मैं 15 दिन पहले बता सकता था, बोल सकता था। तो एक कारण तो ये रहा कि मैं जिम्मेदारी में बंधा हुआ था। दूसरा कारण ये था कि अगर परिणाम जो अभी आए हैं वो उस बताने के बाद भी आते तो सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर लगता कि लोकेश ने ऐसा किया जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। अब जो मैं बोला हूं वो तो पार्टी की हार के बाद बोला हूं ना, उससे पहले तो कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी वजह से हमें कोई नुकसान पहुंचा है या कांग्रेस पार्टी को इसने नुकसान पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री जी को इसने नुकसान पहुंचा दिया। अब जो भी बात कर रहा हूं उसके पीछे रीजन ये है कि मैं अपनी उस पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूं कि मैंने 6 महीने पहले ये सारी स्थितियों का वर्णन उनके सामने कर दिया था, लेकिन जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं या तो उन्होंने कभी उनको सच के आसपास आने नहीं दिया या सच स्वीकार नहीं करने दिया। इस वजह से वो जो कहते हैं करेक्टिव मेजर्स, सुधारात्मक कदम नहीं उठा पाए और ये आज हाल बन गए। जी, आप दावा करते हैं कि सरकार को जो गिर रही थी बचाने में आपका भी योगदान था, विधायकों को आपने भी संपर्क किया और बीच में ऐसी बात भी आई थी कि प्रलोभन दिए गए, तो ये भी बात सही है क्या? देखो, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने गिरती सरकार को बचाया। मेरे पास सबसे बड़ा जो एक कहते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही, वो जो ऑडियो क्लिप है जिसमें सरकार को गिराने की साजिश थी, अगर वो जनता के सामने नहीं आती तो ये स्थितियां नहीं बनती, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जैसे ही वो बाहर आई, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंची, तो अगले दिन उसी को बेस मानकर हमारे मुख्य सचेतक महोदय महेश जोशी जी ने एसीबी में जाके केस दर्ज कराया। फिर वो सारी दबिशें दी गई, रेट्स डाली गई, या एसओजी ने जो भी कुछ किया वो सारा कुछ उसी के बाद तो किया ना, उससे पहले तो ये घटनाक्रम था ही नहीं। तो जब ये सारा कुछ उजागर हुआ तो उस ऑडियो क्लिप के वायरल होने की बहुत बड़ी भूमिका रही। तब ये सब लोग पीछे हटे और सरकार हमारी बच गई। तो ये एक काम करा, जो मेरी इम्पोर्टेंट भूमिका थी उसका मैंने निर्वहन किया। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को बचाने में विधायकों के साथ साथ जो मुख्यमंत्री जी के साथ थे, इस घटना का भी बड़ा रोल रहा है।